हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए, ये जो आपकी वर्कशीट है 49 क्लास 9 की, जो डीओई की तरफ से इशू की जाती है। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि अब आपका टर्म सेकंड स्टार्ट हो गया है ना। तो टर्म सेकंड में जो आपका हिस्ट्री का जो आपका सेकंड चैप्टर है, अब उससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो अब जो वर्कशीट आई है वो उसी के बेस पर आई है। ठीक है, तो उसी वर्कशीट के ये सॉल्यूशन है। ठीक है, जो डीओ की तरफ से इशू किए गए हैं। तो आप यहाँ पर आराम से उन्हें नोट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको समझा भी देता हूँ। क्वेश्चन पहला है कि रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब 20वीं शताब्दी के जो आधा हिस्सा है ना, उससे पहले, ठीक है, रूस यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था। समझ में आ गया। इन स्थितियों समाजवादियों को 1917 में रूस से राजशाही को उखाड़ फेंकने में मदद की। समझ में आ गया। इन स्थितियों ने, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है तो ने आप लगा लेना। ठीक है। फरवरी 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूस में हुई क्रांति को रूसी क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो जो लेनिन के नेतृत्व में रूस में जो क्रांति हुई उसी को रूसी क्रांति कहते हैं। ठीक है, और जिसके अंतर्गत राजशाही का पतन हुआ और समाजवाद की स्थापना हुई। देखिए, आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है, तो आप अच्छे से इन्हें लर्न करना, प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति से पहले रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की व्याख्या कीजिए। ये कह रहा है जो रूसी क्रांति है ना, उससे पहले रूस की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो इसका आंसर सुनिए। रूसी क्रांति से पहले रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो आप इस तरीके से ये लाइन जरूर लिखना, अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो। ठीक है, ओके। अब इसके पॉइंट देखिए। रूस की लगभग 85% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर थी। केवल बड़े किसानों के पास ही अपनी ज़मीनें थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति से पहले रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक मतलब आपका समाज कैसा था, आर्थिक मतलब वो किस प्रकार से कामकाज कर रहे थे, किस प्रकार धन वगैरह कमा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख बता दें कि 85% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे। ठीक है, और बड़े किसानों के पास ही ज़मीनें थी। फिर दूसरा पॉइंट है, विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। जो बड़ी बड़ी संपत्ति थी उन पर राजशाही जो थे ना उनका कब्जा था, ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है उसका कब्जा था। उसके बाद सामान्यतः किसानों और जमींदारों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। मतलब किसान और जमींदार, क्योंकि देखो जमींदार तो किसानों को लूटते रहते थे, तो फिर अच्छे संबंध कहाँ से होंगे। किसान लगान और भूमि के स्वामित्व के संदर्भ में पहले भी विद्रोह कर चुके थे। मतलब किसान चाहते थे कि लगान उनको कम देना पड़े या ना देना पड़े और भूमि का अधिकार उन्हें मिले, तो इस प्रकार से संघर्ष होता रहता था। अत्यंत कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक फसल की ही उपज हो पाती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन भौगोलिक स्थिति थी, जिसके कारण केवल एक ही फसल उस समय होती थी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? रूस की क्रांति से पहले रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो केवल एक ही फसल पूरे साल में हो पाती थी। तो सोचो कि कितना बुरा हाल होता होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? अब देखिए यहाँ पर जैसे पॉइंट आप देख रहे हैं ना, 7 लिखे हैं, तो जरूरी नहीं आप 7 याद करें, 4 कर लो बहुत है। ठीक है, आगे देखो। अत्यधिक कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक फसल की ही उपज हो पाती थी। ये तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। मतलब बच्चों, मजदूरों की स्थिति बहुत बेकार थी। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। अधिकांश मजदूर अपने गाँव से जुड़े थे, जो फसलों की कटाई के समय अपने गाँव को लौट जाते थे। एक बात और बोलूँगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में बहुत बार आया भी हुआ है, तो 5 नंबर में आता है, तो कम से कम 5 पॉइंट इसके कर लेना जो आपको सबसे आसान लगे। ठीक है,
अभी से नोट्स बनाते चलना, ताकि बाद में आपको रिवीजन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपके लिए पूरा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करूँगा, जो बच्चे पुराने हैं वो अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ के किसान समय समय पर पारंपरिक रूप से सारी ज़मीनों को अपने कम्यून को सौंप देते थे और सामूहिक खेती किया करते थे। इसी सामूहिक ये यहाँ पे ई है, सामूहिकीकरण की भावना के चलते यह समाजवादी क्रांति का एक प्रेरक आधार बन गया। मतलब देखो, इसी की वजह से समाजवादी क्रांति हुई। यहाँ के किसान समय समय पर पारंपरिक रूप से सारी ज़मीनों को अपने कम्यून को सौंप देते थे, जो भी उनका समूह होता था, और सामूहिक खेती करते, मतलब मिलजुल की खेती करते थे। और इसी वजह से यहाँ पर ना समाजवादी क्रांति आई। ठीक है, ओके। आगे देखो, लास्ट क्या है इसका, उदारवादी, सामाजिक लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी और वे एक समाजवादी और संसदीय शासन कर चाहते थे। ठीक है, उदारवादी, सामाजिक लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी सभी इस निरंकुश शासक, निरंकुश मत होता है जिस पर किसी का अंकुश ना हो, केवल एक ही पर्सन राज कर रहा है, वो अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए ना जो उदारवादी थे, उदारवादी वो लोग होते हैं जो परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, जो सामाजिक लोकतांत्रिक और जो सामाजिक क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने कहा कि निरंकुश शासन व्यवस्था खत्म हो, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। मतलब लोगों के पास पैसा नहीं था कमाने के लिए, मतलब और चीज़ों को खर्च करने के लिए पैसा नहीं था, मतलब बहुत दिक्कत हो गई थी। और वे एक समाजवादी और संसदीय शासन चाहते थे, क्योंकि कुछ लोग बहुत अमीर थे और बाकियों के पास बहुत ज़्यादा धन की कमी थी। ठीक है, तो वे एक समाजवादी और संसदीय शासन चाहते थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, रूसी लोकतांत्रिक पार्टी ने विभाजन क्यों हुआ। जो रूसी लोकतांत्रिक पार्टी है ना, उसमें विभाजन क्यों हो गया। देखिए, रूसी लोकतांत्रिक पार्टी वर्ष 1903 में 2 हिस्सों में विभाजित हो गई। ठीक है, यहाँ में है, ओके। तो रूसी लोकतांत्रिक पार्टी वर्ष 1903 में 2 हिस्सों में विभाजित हो गई, जिसमें एक हिस्सा मेनशेविक यानी कि अल्पमत कहलाया और दूसरा हिस्सा बोल्शेविक कहलाया, जिसका अर्थ बहुमत होता है। समझ में आ गई। एक हिस्सा मेनशेविक यानी कि अल्पमत, जो संख्या में कम होते हैं, दूसरा हिस्सा बोल्शेविक, ठीक है, जिसका मतलब होता है बहुमत, जो ज़्यादा संख्या में होते हैं। जैसे मान लो 100 है और अगर मैंने एक जगह 20 एक जगह 70 लिखा, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, ये अल्पमत कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, बहुमत कहलाएगा। ऐसे 10 और भी हैं तो ये भी अल्पमत कहलाएंगे। ये 50 से ज़्यादा हो गया तो बहुमत, मतलब 51 से ज़्यादा होता तो उसे बहुमत कहते हैं। तो बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व लेनिन कर रहे थे। ठीक है, याद रखना, कौन कर रहे थे, लेनिन। ठीक है, कौन कर रहे थे, लेनिन कर रहे थे, जिन्हें लगता था कि किसान किसी भी समाजवादी आंदोलन के हिस्सा नहीं हो सकते हैं। और इसी उद्देश्य के चलते उन्होंने रूसी लोकतांत्रिक पार्टी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। समझ में आ गया, रूसी लोकतांत्रिक पार्टी, ठीक है, में विभाजन क्यों हुआ। तो लेनिन का क्या मानना था, लेनिन का मानना था कि ये जो किसान है, ठीक है, मैं आपको यहाँ दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व लेनिन कर रहे थे, जिन्हें लगता था कि किसान किसी भी समाजवादी लोक आंदोलन के हिस्सा नहीं हो सकते। जो किसान है ना, समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। और इसी उद्देश्य के चलते उन्होंने रूसी लोकतांत्रिक पार्टी को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 2 भाग थे, पहला कौन सा था, ये मेनशेविक यानी कि अल्पमत, दूसरा बोल्शेविक। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी समाज में समाजवादी विचार की जड़ें रूसी क्रांति के पहले से ही बहुत गहरी थी। बताइए कैसे, व्याख्या कीजिए। ये कह रहा है जो रूसी समाज है ना, उसमें जो समाजवादी विचार हैं, मतलब समाज में सभी को साथ लेकर चलना, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना है। ठीक है, समाज की सेवा करना है। तो ये कह रहे जड़ें ना पहले से थी। कैसे थी, इसके उदाहरण दे सकते हैं आप, तो सुनिए। ठीक है, यहाँ तक है ये, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्कशीट जो आप देख रहे हैं, वर्कशीट नंबर 49। ओके, चलो सुनिए। रूस की क्रांति वर्ष 1917 में हुई, लेकिन इस क्रांति से पहले ही रूस में और यूरोप में समाजवाद पहले ही स्थापित हो चुका था। पहला कारण ये हो गया।
इंग्लैंड और जर्मनी के ऐसे पॉइंट डाल के करना, ठीक है। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए कई प्रकार के संगठनों का निर्माण किया जो कहीं ना कहीं समाजवादी उद्देश्यों पर आधारित थे। अभी आपने पहले भी देखा था किस तरीके से उन्होंने कम्यून बना लिए थे और मिलजुल कर एक ही ज़मीन पर खेती वगैरह भी कर रहे थे किसान, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने किया। आगे देखिए, रूसी क्रांति से पहले ही 1898 में रूसी लोकतांत्रिक पार्टी का गठन कर दिया गया था और इसी पार्टी की एक पार्टी किसानों के द्वारा भी वर्ष 1900 में बनाई गई थी जिसका नाम समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी रखा गया। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि पहले से ही सामाजिक जो धारणा है, समाजवादी विचार की धारणा, वो पनप रही थी, है ना। इस एग्जाम्पल से सबसे अच्छा आप प्रूव कर सकते हो। तो आप जब ये लिखेंगे तो ये जरूर लिखना। फिर आगे सुनिए, लास्ट वर्ष 1903 में रूस एक लोकतांत्रिक पार्टी दो हिस्सों में विभाजित हो गई, ठीक है। रूस में, ठीक है, एक जो लोकतांत्रिक पार्टी थी ना वो दो हिस्सों में विभाजित हो गई, जो कि कौन सी कहलाई, एक मेंशेविक और दूसरा बोल्शेविक कहलाए, ठीक है। तो ये आंसर था यहाँ पे रूस की, ठीक है। ये थोड़ा बहुत जो एक दो हुआ है इसके लिए गुस्ताखी, ठीक है, माफ़। तो बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा ये करवा दिया, बाकी 50 वर्कशीट भी अभी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।